इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी सरकार का पूरा ध्यान केवल लखनऊ में चिकित्सा सुविधाओं पर है। अन्य शहरों के लोगों को इलाज के लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता है या फिर दिल्ली। करदाताओं का पैसा पूरे प्रदेश में समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी खास शहर को चिकित्सा केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राज्य सरकार को प्रदेश में खराब होती चिकित्सा सुविधाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें 1 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें प्रदेश के 42 मेडिकल कॉलेजों और इससे जुड़े अस्पतालों के हालात को सुधारने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की डिटेल भी मांगी गई है। हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव को अगली तिथि तक सभी मेडिकल कॉलेजों का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की जरूरतों की सटीक जानकारी हासिल हो सके। दिल्ली कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति ने अपनी जांच में क्या पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विशेष समिति ने अपनी जांच में पाया है कि दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के जिस स्टोर रूम में जला हुआ कैश बरामद हुआ था, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कंट्रोल में था। 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे राजधानी दिल्ली के ल्यूटियन जोन में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लग गई थी। इस दौरान एक स्टोर रूम से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक समिति को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि आग लगने की घटना के बाद स्टोर रूम से जली हुई नकदी हटाई गई थी। इस महीने की शुरुआत में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा से मिले जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में साझा किया था। सूत्रों ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और अब खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। अश्लीलता कांड को लेकर बीजेपी की फजीयत बढ़ती जा रही। मैनपुरी के मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के बेटे शुभम के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में मैनपुरी के नामे गिरामी मिष्ठान भंडार के संचालक का छोटा भाई भी शामिल है। वायरल 130 वीडियो शहर के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट में बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी की महिला नेता का बेटा शुभम विवाहित है और उसकी पत्नी का ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। सुनिए शुभम गुप्ता की पत्नी ने क्या कहा। मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा है। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। बीजेपी के महिला नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद एक युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और शुभम गुप्ता की पत्नी और परिजनों पर उसके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस अब गुम हुए इंसानों की सूची खंगालने में लगी है। गुम हुए लोगों को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गुम हुए इंसानों को ढूंढने के लिए कैसे एक टीम बनाई गई है और इस टीम में शामिल जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। हर बात अधिकारियों ने बारीकी से बताई है। दरअसल धमतरी जिले में महिला और पुरुष मिलाकर 348 लोग गुम हो चुके हैं। इसका कोई अता पता नहीं है। इन लोगों का पता लगाने के लिए 1 जून से अभियान की शुरुआत होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीम और सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए बैठक भी आयोजित हो चुकी है। अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में 1 जून से लेकर पूरा 30 दिन तक जितने भी गुम इंसान हैं उनको तलाश के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम इंसान को विशेष अभियान के तहत ढूंढा जाएगा, उनके परिवारों के साथ मिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिले में लगभग अभी 348 महिला पुरुष गुम हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य है जो गुम हो गए हैं, जो अपने परिजन से बिछड़ गए, उनको उनके परिजन से मिलाना इसका मूल उद्देश्य है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों की वर्दी बदलने जा रही है। बीएसएफ के जवान एकदम नए और शानदार कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल के भीतर पूरा बल
नए ड्रेस में नजर आएगा। नई वर्दी में रंगों के अनुपात पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा रंग होगा। इस पर बीएसएफ की वर्दी में जो फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है वो न सिर्फ आरामदायक है बल्कि काफी मजबूत भी है। पहले यहाँ कॉम्बैट ड्रेस में 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर होता था, वहीं अब यह अनुपात 80% कॉटन और 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैंडेक्स भी होगा, जिसमें कपड़े में खिंचाव बना रहेगा। अगर देखें तो बीएसएफ की पुरानी वर्दी में प्रिंट सिर्फ कपड़े के ऊपर होता था, लेकिन अब डिजिटल प्रिंट तकनीक से ये डिजाइन सीधे फाइबर के भीतर तक जाएगा। इससे काफी टिकाऊपन बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि पूरी ड्रेस की डिजाइनिंग बीएसएफ ने खुद इन हाउस की है। इस पर लगभग 1 से 1.5 साल तक अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की और बीएसएफ ने इसका डिजिटल प्रिंट का पेटेंट भी करवा लिया है। बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई इस डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता, न इसे पहन सकता और न ही सिलवा सकता है।